हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम एवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का एनसीईआरटी का संपूर्ण मैराथन क्लास लेके आए हुए हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी का जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक को हम एक एक करके अच्छे से देखेंगे। आज कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो छूटेगा। आज अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी का ऐसा एक भी टॉपिक नहीं होगा जो आज इस वीडियो से छूटेगा। आप बस वीडियो को पूरा देखिए, जिसमें आपका एनसीईआरटी का संपूर्ण नोट्स आपको यहाँ मिल जाएगा हमारे इस चैनल पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। लेकिन आज एनसीईआरटी का ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो छूटा हुआ है, तो हम आपसे यही विश्वास दिलाएंगे कि आप पूरा वीडियो देखिए। हम पूरा वीडियो चित्र के माध्यम से एनसीईआरटी का समझेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप वीडियो को एक एक पॉइंट नोट भी करते जाइएगा, जिसको आपको आगे रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट अच्छे से देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं एनसीएफ का। तो एनसीएफ हमारा है जो कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया करता है, जो 6 थीम से निम्नलिखित है। यानी कि एनसीएफ हमारा है एनसीईआरटी का कक्षा 1 से 5 तक जो भी विज्ञान है हमारा, वह 2 चीज़ों पे संपूर्ण तरह से निर्भर करता है। एक थीम है, 2 नंबर सब थीम। इसी से हमारा पूरा पर्यावरण अध्ययन बना हुआ है। जो सबसे पहले हम थीम देखते हैं, हमारे 6 थीम है। सबसे फर्स्ट थीम है हमारा परिवार एवं मित्र, सेकेंड है भोजन, थर्ड है पानी, फोर्थ है आवास और फिफ्थ है चीज़ें जो हम बनाते हैं वो करते हैं। इसी 5 थीम से हमारा हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सॉरी दोस्तों, 6 थीम्स नहीं होता है हमारा, 5 थीम्स होता है, बाय मिस्टेक लिखा गया है। तो आप 5 थीमें याद रखिएगा, यह थीम हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप थीम का फोटो भी देख सकते हैं। फर्स्ट है फैमिली एंड फ्रेंड्स, सेकंड है फूड, थर्ड वाटर, फोर्थ शेल्टर यानी कि आवास, उसके बाद यात्रा ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू यानी चीज़ें जो हम बोलते हैं जो करते हैं। हमारे 4 सब थीम होता है। फर्स्ट सब थीम होता है रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स। ये हमारे जो 5 थीम है, 4 सब थीम है। ये हमारे एग्जाम में हर बार 1 या 2 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। थीम्स के बारे में क्वेश्चन आएगा या सब थीम के बारे में क्वेश्चन आएगा, तो लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक एक टॉपिक अच्छे से देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम चींटी के बारे में देखते हैं। जो चींटियाँ होती है वो चलते समय जमीन पे कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि चींटियाँ हमेशा एक लंबी कतार में क्रमबद्ध चलती रहती है। यानी कि जो चींटियाँ होती है वो चलते समय अपने पीछे कुछ ऐसे सुगंध छोड़ती हैं जिससे बाकी की चींटियाँ सूंघ के लंबी कतार में क्रमबद्ध तरीके से चलती है। नेक्स्ट हमारा मच्छर। मच्छर हमारे शरीर की गंध, तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। कि जो मच्छर होता है, हम कहीं भी सोते रहते हैं, वह वहाँ पहुँच जाता है, तो वह हमारे शरीर की गंध और तलवे की गंध और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। नेक्स्ट हमारा रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। जो रेशम का कीड़ा होता है, नर कीड़ा, वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। नेक्स्ट हमारा कुत्ता यानी कि डॉग्स। कुत्ता चलते समय रास्ते में मलमूत्र त्याग करता है, जिससे उसे रास्ते को पहचानने में आसानी मिलती है। यानी कि जो कुत्ता है वो चलते समय अपने रास्ते में मलमूत्र छोड़ता है, बाद में वह सूंघ के वह उसी से अपना रास्ता पहचान लेता है। नेक्स्ट हमारा पक्षी। अब आइए कुछ पक्षी से जुड़े हुए रोचक तथ्य देखते हैं। सभी पॉइंट को एक एक करके आप अच्छे से देखिएगा, नोट करते हुए जाएगा। हमारे सीटेट में जो भी प्रश्न बनते हैं वह यहीं से बनते हैं। यहाँ आज एक भी टॉपिक बाहरी नहीं है, सब जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक है पक्षियों की आँख उनके सिर के दोनों तरफ होती है। देखिए, जो पक्षी की आँख होती है वो सिर के दोनों तरफ होती है, इसलिए पक्षी एक समय में 2 अलग अलग चीज़ों पे नज़र डाल सकता है। यानी जो पक्षी होता है उसके सर के दोनों तरफ आँखें होती है और वह एक बार में 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकता है। नेक्स्ट हमारा ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं पाती। देखिए, जो हम अपनी आंख को घुमाते हैं वो पक्षी अपनी आंखों को घुमा नहीं पाते हैं, इसलिए वो अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। जो पक्षियों की पुतली होती है आंख, वो घूम नहीं पाती है, इसलिए वो अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं चीज़ों को देखने के लिए। नेक्स्ट हमारा चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना
4 गुना ज़्यादा दूरी से देख सकते हैं। चील बाज और गिद्ध है वह हमसे 4 गुना से ज़्यादा दूर से देख सकते हैं। रात को जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काले रंग में ही देखते हैं। जो रात को जानवर जागते हैं जैसे उल्लू और भी जानवर जो रात में जागते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट ही देख पाते हैं, बाकी रंग को नहीं देख पाते हैं। उल्लू को सिर्फ ब्लैक और काला ही दिखता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, सांप के पास कान नहीं होता। देखिए दोस्तों, सांप के पास अपना खुद का कान नहीं होता, वह जमीन पर हुई कंपन को ही सुन पाते हैं। सांप के पास कान नहीं होता, वो जमीन पे धमक, जैसे हम चलते हैं वो धमक या कंपन से ही सुन पाता है। नेक्स्ट हमारा, मछली खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। जो मछली होती है वो खतरा जब आता है तो एक दूसरे को सतर्क करती है बिजली तरंगों के द्वारा। नेक्स्ट हमारा स्लॉथ, ये स्लॉथ के बारे में पढ़ते हैं। इसे एनसीईआरटी में सबसे आलसी जीव भी बोला गया है, तो आप याद रखिएगा। स्लॉथ भालू के जैसे दिखते हैं, सेम टू सेम भालू के जैसा दिखता है। यह दिन में लगभग 17 घंटे पैरों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है। ये देखिए दोस्तों, 24 घंटा में 17 घंटा तो ये सोता ही है। यह जिस पेड़ पे रहता है उसी के पत्ते खाकर पलता है। जब यह पेड़ के सारे पत्ते खा लेता है तब वह फिर से उतर के पास के पेड़ पे चला जाता है। देखिए दोस्तों, ये एक पेड़ पे रहता है, जब तक पेड़ का पत्ता खत्म नहीं हो तब तक उसी पे रहता है। लगभग 40 साल, यानी 40 साल ये जीवित रहता है। लगभग 40 साल की उम्र में मुश्किल से 8 पेड़ पे ही घूमने की तकलीफ उठाता है। यानी जब 40 साल की उम्र में सिर्फ 8 पेड़ों पे ही घूम पाता है। एक सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, यानी कि एक सप्ताह में एक ही बार ये शौच करता है और अपने 40 साल की उम्र में सिर्फ 8 पेड़ों पे ही घूम पाता है। अब बाघ के बारे में, टाइगर के बारे में कुछ हम देख लेते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। जो बाघ रहते हैं वह अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूछे, देखिए दोस्तों, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाघ की मूछे हवा में हुई कंपन को भांप लेती है, उससे शिकार का बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरों में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। देखिए दोस्तों, जो बाघ की मूछें होती है वह शिकार के द्वारा पता हिलता है या हवा से हिलता है, इसे वह भाप लेता है, जिससे उसे शिकार का सही पता लग जाता है और यह अंधेरे में यानी नाइट में रास्ते में हमसे ज़्यादा ढूंढ सकता है चीज़ों को। बाघ का गरजना लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। देखिए दोस्तों, जब बाघ जंगल में गरजता है तो उसे आप 3 किलोमीटर दूर से ही सुन सकते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियों के हिलने से आवाज को अंतर को भाप लेता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, वही बात है, बाघ और शिकार द्वारा पत्ता हिलता है या हवा से हिल रहा है, यह बाघ पहले ही भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज पहचानने के लिए अलग अलग दिशाओं, यहाँ दिशाओं होगा, अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। जो बाघ का कान होता है वह आवाज़ पहचानने के लिए घूमता रहता है, अलग अलग दिशाओं में भी घूम जाता है। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना पार्क में जानवरों को शिकार करना मना है। देखिए दोस्तों, यहाँ उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और राजस्थान का भरतपुर जिला, वहाँ घाना पार्क है, उसमें जानवरों का शिकार करना बिल्कुल मना है। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, देखिए दोस्तों, ये 4 यंत्र का नाम दिया हुआ है, आगे पढ़ते हैं। इन चारों में से ढोल के अलावा बाकी 3 हैं। बाघ यंत्र सूखी लौकी के बनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ ढोल के अलावा लिखा हुआ है जो ये तीनों यंत्र है वो सूखी लौकी से बनाया जाता है, आप याद रखिएगा। बीन, तुम्बा और खंजरी सूखी लौकी से बनाया जाता है, सिर्फ ढोल को छोड़ के। आइए अब स्नेक यानी कि सांप के बारे में पढ़ते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले सांप है। यानी कि हमारे देश में जितने भी सांप पाए जाते हैं उनमें से सिर्फ 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। उन चारों जहरीले सांप का नाम यहाँ है, नाग, करेत, दुबैया और अफाई। देखिए दोस्तों, हमारे भारत देश में यही सिर्फ 4 सांप हैं जो जहर देते हैं, जो खतरनाक होते हैं, जहरीले हैं। चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ 4 ही सांप हैं। बाकी लोग सांप से डरते हैं, वो जहरीले नहीं होते हैं, भले ही उन डर से मर जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन सिर्फ 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। नेक्स्ट हमारा सीरम एक दवा है जो सांप के काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है। जो सीरम है एक दवा है जो सांप जो आदमी को काटता है वो दवा दिया जाता है। सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है। यानी जो सीरम है, जब व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसे सीरम नाम की दवा दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाया जाता है और ये सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है।
सरकार ने कानून बनाया कि ना कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। देखिए दोस्तों, एक सरकार कानून लाया है जिसके अंतर्गत ना आप जानवरों को पकड़ सकते हैं और न ही उनको अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिकारी पौधे निपेंथिस। देखिए दोस्तों, इसे शिकारी पौधा भी बोला जाता है, इसे सबसे चालाक पौधा भी बोला जाता है। एनसीईआरटी में इसे सबसे चालाक पौधा भी बोला गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी चालाक पौधा का जिक्र होगा तो वो निपेंथिस होगा और आलसी पौधे होगा वह स्लॉथ होगा। तो आइए निपेंथिस के बारे में जानते हैं। निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो चूहा, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। जो निपेंथिस है वह चूहा, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। दोस्तों, हम ऐसे छोटा छोटा टॉपिक भी आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं क्योंकि यही छोटा छोटा टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं, पहचानना होता है, आप मिस कर देते हैं। तो आप एक एक टॉपिक भी अच्छे से नोट कीजिएगा और रखिएगा। निपेंथिस नामक शिकारी पौधे ऑस्ट्रेलिया, देखिए दोस्तों यहाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। जो निपेंथिस है चालाक पौधा वो ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इस पौधे का आकार लंबे घड़े जैसा होता है। देखिए दोस्तों, ये पौधा होता है वो लंबे घड़े जैसा होता है। इस पौधे का आकार लंबे घड़े जैसा होता है, आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, जिसके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन लगा होता है। यहाँ ढक्कन भी है, पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसके वजह से कीड़े मकोड़े पौधे के अंदर पहुंच जाते हैं और फंस जाते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे चालाक पौधा निपेंथिस है वह चूहे, मेढक, कीड़े को, छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इस पौधे का आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े पौधे के अंदर पहुंच जाते हैं और फंस जाते हैं, इसलिए इसे सबसे चालाक पौधा बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा सब्जियां कहाँ से आई है, यानी कौन सब्जी कहाँ से आया हुआ है, यह हमारा एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है, एग्जाम में भी पूछता है। मिर्ची, मिर्ची हमारे देश में दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका से मिर्ची हमारे देश में आया हुआ है जिसे पुर्तगाल देश के व्यापारी ने लाए थे। देखिए दोस्तों, मिर्ची हमारा दक्षिण अमेरिका से आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा भिंडी हमारे देश में अफ्रीका है। भिंडी जो है वह साउथ अफ्रीका से आया हुआ है। गोभी और मटन हमारे देश में यूरोप से आया हुआ है। सोयाबीन हमारे देश में चीन से आए हुए। देखिए दोस्तों, सब्जी चार के नाम दिया है जिसमें मिर्ची दक्षिण अमेरिका से और भिंडी हमारे देश में अफ्रीका से, गोभी और मटन यूरोप से और सोयाबीन हमारे देश में चीन से आए हुए हैं। अब आइए कुछ यात्री के बारे में पढ़ते हैं। अल्बिरूनी के बारे में हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, तो आइए इनके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 1000 वर्ष से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत में आए थे जिनका नाम था अल्बिरूनी। देखिए दोस्तों, 1000 साल पहले एक यात्री आया था जिसका नाम था अल्बिरूनी। अल्बिरूनी उज्बेकिस्तान देश से भारत में आए थे। देखिए दोस्तों, जो 1000 साल पहले एक यात्री आया था भारत में, अल्बिरूनी, वह उज्बेकिस्तान देश से आया हुआ था। इसके बारे में सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होता है। देखिए, यह नोट्स में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होता है। तो आप ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा मृत सागर। ये दोस्तों एक सागर का जिक्र एनसीईआरटी में किया गया है। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। यह सागर इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। दोस्तों देखिए, ये मृत सागर बहुत नमकीन सागर है। इस सागर में 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। सबसे मजे की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हुए। देखिए दोस्तों, ये आदमी को देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है लेटा हुआ है लेकिन ये तैर रहा है। मृत सागर में आदमी तैरता रहता है, डूबता नहीं है, लेकिन 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। नेक्स्ट हमारा दांडी यात्रा क्या है तथा दांडी यात्रा कब शुरू हुई। देखिए दोस्तों, ये गांधी द्वारा शुरू हुआ था दांडी यात्रा, इनके बारे में पढ़ना है। अंग्रेजों द्वारा आम लोगों को नमक बनाने पर रोक लगाने पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों ने एक साथ मिलकर अहमदाबाद यानी गुजरात का है अहमदाबाद से दांडी तक समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की घटना की। देखिए दोस्तों, जब अंग्रेज नमक बनाने पर भारतीय लोगों को पाबंदी लगा दिए थे, तब महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों ने एक यात्रा निकाला था जिसे दांडी यात्रा कहा जाता है, जो अहमदाबाद से दांडी तक हुआ था यानी समुद्र तक हुआ था।
दांडी यात्रा 1930 में हुआ था, जो गांधी जी के द्वारा किया गया था। अब आइए, मलेरिया एक बीमारी है जो मच्छरों द्वारा फैलता है, उनके बारे में पढ़ते हैं। मलेरिया बीमारी मादा मच्छर एनफिलिक्स के काटने से होता है। देखिए, ये नर मच्छर के काटने से नहीं होता है, ये मादा एनफिलिक्स नाम का जो मच्छर है, जो मादा है, उन्हीं काटने से फैलता है। मलेरिया खून की जांच से पता चलता है। देखिए दोस्तों, जब आप मलेरिया का शिकार हो तो आपका ब्लड जांच होगा, उसमें ही आपको मलेरिया बीमारी का पहचान होगा। नेक्स्ट हमारा, मलेरिया की दवाई पुराने ज़माने में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम को पूछा गया है, नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछ सकता है। जो मलेरिया की दवाई है पुराने ज़माने में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया बीमारी होता है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, मलेरिया काटने से, वो मच्छर काटने से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी होता है। दोस्तों, आज का हमारा जो नोट्स है उसमें एनसीईआरटी का, उसमें सिर्फ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछ सकता है और जो पूछा गया, बाकी फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आइए, अनेमिया भी एक प्रकार का बीमारी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से अनीमिया नामक रोग हो जाते हैं। जब खून में हमारा, जब शरीर में हमारा ब्लड कम हो तो ना, सॉरी दोस्तों, ब्लड में जब हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो तब अनीमिया नामक रोग होते हैं। जब हमारा खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होता है तब अनीमिया बीमारी होता है। नेक्स्ट है हमारा, अनीमिया से बचने के लिए गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। जो अनीमिया बीमारी है उसे बचने के लिए गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए इसे पढ़ना अनिवार्य है। तो दोस्तों, बछेंद्री पाल, बछेंद्री यहाँ पाल भी होगा दोस्तों, जो मिस हो गया तो आप ध्यान रखिएगा। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत की पहली भारतीय महिला। देखिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे फर्स्ट महिला थी बछेंद्री पाल, जो भारत से थी। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पे 8900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट पे कदम रखी थी। दोस्तों देखिए, जो बछेंद्री पाल है वो भारत की थी, वह 23 मई 1984, डेट याद रखिएगा, को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट पे कदम रखी थी। दोस्तों, एक और टॉपिक, माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई है वो एनसीईआरटी में 8900 मीटर दिया गया है, तो ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, यहाँ बछेंद्री पाल का चित्र भी लगाए हुए हैं, तो आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागरमाथा है। देखिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और इसका नेपाली नाम सागरमाथा है। ग्लोब में भारत के ठीक विपरीत ब्राजील और अर्जेंटीना देश है, यानी जो ग्लोब हम देखेंगे उसमें भारत के ठीक विपरीत में ब्राजील और अर्जेंटीना है। एक प्रश्न ऐसे भी बनता है दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जिसमें लोग हमसे विपरीत खड़े हुए हैं, लेकिन जैसे हम खड़े हैं, लोग जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो उस देश का लोग ऐसे होगा, एकदम विपरीत होगा, तो वो अर्जेंटीना है दोस्तों। यहाँ सिर हमारा ऊपर होगा, यहाँ इनका सिर नीचे होगा। तारे आकाश में टिमटिमाते हैं। दोस्तों, यहाँ आकाश होगा, ध्यान रखिएगा, तारे आकाश में टिमटिमाते रहते हैं। टूटता तारा को उल्का पिंड, जो तारा हम टूटते हुए देखते हैं उसे उल्का पिंड कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाते हैं। जो हमारा टूटा तारा है उल्का पिंड कहते हैं, जिससे वो पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करता है तो वो जल जाता है। नेक्स्ट हमारा, चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। देखिए दोस्तों, चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। यहाँ आप चित्र के माध्यम से उनको देख सकते हैं, यही चांद पहुंचने वाले सबसे फर्स्ट व्यक्ति थे, जो सन 1969 में चांद पर सबसे पहले कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग 1969 में चांद पर सबसे पहले कदम रखे थे, जो सन 1969 में गए थे। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे लंबे समय तक रहने वाली भारतीय महिला हैं। नहीं दोस्तों, सॉरी, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला है। जो सुनीता विलियम्स है वह अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा रहने वाली महिला है। ठंडा रेगिस्तान और लद्दाख। अब आइए लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। लेह और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। दोस्तों, एग्जाम सीटर में पूछा गया है कि ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं, तो लेह और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ये इलाका सूखा, समतल और ठंडा होता है। लेह लद्दाख हमारा सूखा, समतल और ठंडा होता है।
लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। देखो दोस्तों, जो लद्दाख होता है वहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा मैदान होता है। लद्दाख के पहाड़ों में इतना सूखा माहौल होता है कि वहाँ पर पौधे नहीं उठ पाते हैं, यानी कि उग पाते हैं। दोस्तों, लद्दाख में इतना ठंडा माहौल होता है कि वहाँ पौधे उग नहीं पाते हैं। वहाँ पौधे ज़्यादातर नहीं देखे जाते हैं, सिर्फ सूखा के चक्कर में। लद्दाख में बहुत सूखा होता है। आप चित्र में ये देख सकते हैं, एक भी पेड़ नहीं दिखा रहा है। लेकिन हमारा लद्दाख बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ लोग अक्सर बुलेट की सवारी करने जाते हैं, बाइक की सवारी करने जाते हैं। जो ब्लॉगर होते हैं वो ज़्यादातर लद्दाख में ही जाते हैं। तो आप लद्दाख में ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, इसे सबसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ये सूखा है। आइए अब पश्मीना शॉल के बारे में देखते हैं, जो एनसीईआरटी में इनके बारे में जिक्र किया गया है। एक पश्मीना शॉल में लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। देखिए दोस्तों, एक पश्मीना शॉल लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी करती है। पश्मीना शॉल को मशीनों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, यानी जो पश्मीना शॉल है वो मशीन के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। मिस्टर दोस्तों यहाँ बोला नहीं होगा, बनाया होगा। पश्मीना शॉल मशीनों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यह बकरी के बहुत ही पतले बाल से बनाया जाता है। जो पश्मीना शॉल है, जो 6 स्वेटर को बराबर गर्मी देता है, वह बहुत ही बकरी के बहुत ही पतले बाल से बनाया जाता है। इसे मशीन के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। यदि एक बुनकर 250 घंटे तक बुनाई करता है, तब जाके एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्मीना शॉल को कितना घंटा लगता है बुनने में, तो 250 घंटे। जोड़ लीजिए दोस्तों, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो कितना दिन में एक पश्मीना साधारण शॉल बनता है। 250 घंटे से हिसाब लगा लीजिए। कश्मीर के लोग खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हम अपने घर में रोटी बनता है, वैसे कश्मीर के लोग घर में रोटी नहीं बनाते हैं। वो रोटी को दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। देखिए दोस्तों, वो रोटी भी खरीद के खाते हैं। अब आइए हाउस बोट, जो एनसीईआरटी में दिया गया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। हाउस बोट 80 फीट तक लंबे तथा बीच में 8 से 9 फीट चौड़ाई वाले एक नाव की तरह होता है। देखिए दोस्तों, जो हाउस बोट घर होता है, जो ऐसा दिखता है, आप गए होंगे तो देखे होंगे हाउस बोट। इसे श्रीनगर से बाहर से आए हुए पर्यटक लोग रहते हैं। यह हाउस बोट श्रीनगर में है, जो पानी के अंदर है। यह नाव के जैसा है, जो 80 फीट तक लंबे तथा 8-9 फीट चौड़ाई वाला एक नाव की तरह होता है, जो श्रीनगर में है। बाहर से आए हुए पर्यटक यहीं रुकते हैं। अब देखिए, किसानों के बारे में बताया गया है। किसानों के मित्र केचुआ के बारे में एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। केचुआ जमीन में छेद बनाती है। देखिए दोस्तों, केचुआ जमीन में छेद बनाती है, जिससे जमीन पीली हो जाती है। इन केचुओं के मल से जमीन उपजाऊ होता है। दोस्तों देखिए, जो केचुआ होता है वो सबसे फर्स्ट जमीन में छेद बनाता है, जिससे जमीन पीली हो जाती है, और केचुआ के मल जमीन के लिए उपजाऊ बनाती है। अब यहाँ एक भाषा के बारे में जिक्र किया गया एनसीईआरटी में। कुड़ुक भाषा झारखंड की भाषा है। याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है जो कुड़ुक भाषा कहाँ की है, तो यह झारखंड की भाषा है। जंगल का अधिकार कानून 2007, अब इसके बारे में पढ़ते हैं एनसीईआरटी में। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो जंगल का अधिकार कानून है, यह आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं, यानी 25 साल से जो लोग जंगल में हैं, उनको वहाँ के जंगल और वहाँ पे पैदा होने वाली चीज़ों पे हक है। जो 25 साल से ज़्यादा से जंगल में रहते हैं, वो उनका वहाँ पे जंगल में हक है। वो जो पैदा करते हैं उन पे उनका हक है, और जंगल पे उनका हक है। उन लोगों को जंगल से हटाया नहीं जा सकता। ये जंगल का कानून 2007 में बताया गया है। अब आइए झूम खेती के बारे में देखते हैं। एनसीईआरटी में इसका बहुत मस्त डिफिनेशन दिया गया है। झूम खेती से हर 1-2 साल पे प्रश्न हमारे सीटेट में देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, मिजोरम में झूम खेती होती है। देखिए झूम खेती हमारा कहाँ होती है, तो मिजोरम में झूम खेती होती है। झूम खेती में मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज रख देते हैं। झूम खेती में मिट्टी को हल्के से हिला के बीज रख देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज, जैसे मकई, सब्जी या मिर्च और चावल बो दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, झूम खेती मिजोरम में होती है, और झूम खेती में हल्के से बीज को जमीन को हिला के बीज रखा जाता है, और एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज, जैसे मकई, सब्जी या मिर्च और चावल बोए जाते हैं।
झूम खेती में अनचाही घास उग जाते हैं, उसे उखाड़ते नहीं हैं। देखिए दोस्तों, झूम खेती में अनचाही घास उगते हैं तो उन्हें उखाड़ते नहीं है, बल्कि उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं, जिससे ज़मीन उपजाऊ हो जाता है। तो दोस्तों, आप जितना भी पॉइंट है एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं टॉपिक से। अब टीन खेती किसे कहते हैं? एक टीन बीज को जितना ज़मीन में बोते हैं, यानी कि एक टीन बीज को जितना ज़मीन में बोते हैं उससे ही एक टीन ज़मीन कहते हैं, तथा इस प्रकार की खेती को टीन खेती कहते हैं। अब चेराव नाच, देखिए दोस्तों, चित्र के माध्यम से आप चेराव नाच देख सकते हैं, जो बांस पे होता है, बांस के खंभों पे डांस करता है लोग। चेराव नाच मिजोरम में होती है दोस्तों। देखिए, झूम खेती भी मिजोरम में होती है, यहाँ पे झूम खेती मिजोरम में होती है और चेराव नाच भी मिजोरम में होती है दोस्तों। तो आप दोनों मिला के याद कर सकते हैं, झूम खेती भी मिजोरम और चेराव नाच भी मिजोरम में होती है। एक मिनट दोस्तों, इसे हट जाने दीजिए, हमारा एंटीवायरस है। 61% हो गया, 63, 54। दोस्तों, आज हम जितना भी टॉपिक जो पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, वो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम में पूछेंगे। इसमें फालतू कोई भी चीज़ें नहीं है, तो आप सभी टॉपिक को ध्यान में रखिएगा। ये सभी टॉपिक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, आप इतना ध्यान रखिए। अब आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, हाथी के बारे में पढ़ते हैं। हाथी के बारे में एनसीईआरटी में बहुत ही महत्व दिया गया है। तो हाथी को पानी में और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। जो हाथी को है उसे पानी में और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी से राहत मिलती है। देखिए दोस्तों, हाथी को पानी में कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, जिससे उनको शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाता है, फिर उससे हवा कर लेता है। जो दोस्तों, हाथी का कान होता है वो पंखे जैसा होता है। अगर उसे गर्मी लगता है तो उसे हिलाकर हवा कर लेता है। 3 महीने का हाथी का वजन लगभग 200 किलोग्राम का होता है। देखिए दोस्तों, जो 3 महीने का हाथी होता है उसका वजन होता है 200 किलोग्राम। एक बड़ा हाथी लगभग दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झड़ियाँ खा लेता है। दोस्तों देखिए, एक बड़ा हाथी है जो 100 केजी से ज़्यादा पत्ते, देखिए दोस्तों कितना खाता है। एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। देखिए दोस्तों, स्लॉथ तो था, वो एक दिन में 17 घंटा सोता था, लेकिन हाथी बहुत कम सोता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे तक सोता है। उतना बड़ा शरीर है, फिर भी 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी परेशानी आने पे एक दूसरे की मदद करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे, मतलब इंसान भी बोल सकते हैं, इंसानों जैसे होते हैं जो परेशानी आने पे एक दूसरे की मदद करते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हाथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड के सबसे बुजुर्ग हाथनी ही पूरे झुंड का नेता होती है। जो झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथनी होती है, हाथी ने दोस्तों, हाथनी फीमेल हाथनी होती है, वही पूरी झुंड के नेता होती है और वही झुंड का नेतृत्व, यानी वही झुंड का लीडर होती है। एक झुंड में और सबसे बुजुर्ग हाथनी है, वही झुंड का लीडर होती है और वही झुंड का नेतृत्व करती है। जब हाथी यानी कि मेल हाथी 15 से 14 साल का तक का हो जाता है, तब वह उस झुंड में नहीं रहता है, झुंड को छोड़ के चला जाता है। दोस्तों देखिए, चित्र के माध्यम से आप समझिए, इसमें 10 से 15 हाथनियाँ और हाथी होते हैं और झुंड का सबसे बुजुर्ग हाथनी ही झुंड का नेतृत्व करती है। लेकिन जब हाथी 14 से 15 साल का हो जाता है तो वो झुंड छोड़ के चला जाता है। अब आइए पंक्षी यानी कि बर्ड के बारे में पढ़ते हैं। बसंत गौरी के सबसे पहले देखते हैं हम। बसंत गौरी नाम की है चिड़िया गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। टुक टुक करने से पेड़ में छेद हो जाता है और पेड़ के तनों में गहरा छेद बना के उसमें अंडे देती है। जो बसंत गौरी चिड़िया है वो गर्मियों के दिन में टुक टुक करते रहती है और ये पेड़ के तने में छेद करके उसमें अपना घोंसला बनाती है और अंडे देती है। शक्कर खोरा, इसे सन बर्ड भी कहते हैं इंग्लिश में। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। आप घोंसला देख सकते हैं, आप बहुत जगह देखे भी होंगे। जब पेड़ या डाली से लटकता हुआ ऐसा घोंसला आप देखे हुए हैं तो वह शक्कर खोरा का घोंसला रहता है। इसका घोंसला बालों से, मकड़ी के जालों से, पतली टहनियों, घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चित्रों से होता है। जो शक्कर खोरा का घोंसला है वो लटकता हुआ होता है और
उसकी घोंसले में ये इतनी सारी चीज़ें लगा रहता है, तभी वो घोंसला बनाती है। लगा क्या रहता है, वो मेहनत करके लगाती है, जैसे बालों से मकड़ी के जाल, पतली टहनी, घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, टुकड़े कपड़ों के चित्रों से बनाता है। ये सभी आप पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इससे छोटा छोटा पॉइंट भी सीटेड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब आइए दर्जन चिड़िया यानी कि टेलर बर्ड के बारे में पढ़ते हैं। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, उनमें से एक थैली से बना लेती है, जिससे पत्ता घोंसले की तरह बंद सा हो जाता है, उसमें अंडे देती है। जो दर्जन चिड़िया होती है वो उसे टेलर यानी कि दर्जी भी आप बोल सकते हैं, ऐसे याद रख लीजिएगा। जैसे हम कपड़े सीते हैं वैसे ही वो पत्तों को सी लेती है और उसमें अपना घोंसला बनाती है और अंडे देती है, अपना बच्चा को भी वहीं रखती है दर्जन चिड़िया। अब आइए चीलबाज और गिद्ध के बारे में देखते हैं। चीलबाज और गिद्ध, यहाँ गिद्ध होगा दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। चील की पूंछें खांचे वाली होती है, जिसमें बहुत से खांचे होते हैं दोस्तों। आप याद रखिएगा, जो चील होता है वो हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकता है, और चील की पूंछें खांचे वाली होती है, जिसमें बहुत से खांचे होती है। नेक्स्ट हमारा, जमीन पर पड़ी हुई चीजें, कोई चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। जमीन पर कोई भी चीज पड़ी हो, वह चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से ही देख सकता है। मान लीजिए किसी बिल्डिंग पर बैठी हो तो वहां से एक चींटी को देख सकती है जो कि धरती पर चल रही है। देखिए दोस्तों, उसका नज़र कितना तेज है। किसी बिल्डिंग के फर्श पर बैठी हो, नीचे एक चींटी चल रही होगी, वो भी वो गिद्ध देख सकता है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर काफी समय तक उड़ते रहता है। गिद्ध जमीन पर मरे हुए जानवरों को खा लेता है और आकाश में काफी ऊंचाई पर बहुत देर समय तक उड़ते रहता है। अब देखिए दोस्तों, नर वीवर पक्षी यानी मेल वीवर बर्ड। नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला पसंद आता है उसमें ही अंडे देती है। दोस्तों यहाँ देखिए, मादा वीवर पक्षी कुछ नहीं करती है। जो नर वीवर पक्षी होता है वह अपना घोंसला बनाता है और मादा वीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और जो घोंसला पसंद होता है उसमें ही अपना अंडा देती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा डॉग फाख्ता, इस चिड़िया के बारे में देखते हैं। फाख्ता चिड़िया कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मठ में अपना घोंसला बनाती है। ऐसी जगह बना दुश्मनों से बचने के लिए बनाती है। जो कैक्टस फाख्ता चिड़िया होता है वह कैक्टस कांटों या मेहंदी गढ़, आप कांटो देखते होंगे, एक हरा कलर का होता है, उसमें कांटा ऐसा निकला रहता है, या तो उसमें घोंसला बनाती है, मेहंदी के मेट में अपना घोंसला बनाती है। यह अपना घोंसला इतना सेफ इसलिए बनाती है ताकि वहाँ दुश्मन की नज़र ना पड़े। अब उल्लू के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये उल्लू की हमेशा प्रश्न सीटें में बनाता है। तो उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, लाइक 360 डिग्री। देखिए दोस्तों, अपना उल्लू होता है वो अपना गर्दन पीछे तक घुमा सकता है 360 डिग्री तक। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है और गुलाबी रंग के बच्चे देती है। देखिए दोस्तों, एक बार सीटर में पूछा गया था कौन से ऐसी चिड़िया जो झटके से गर्दन हिला सकते हैं, तो बहुत से लोगों को लगा था उल्लू होगा और आप ऑप्शन में उल्लू टिक किए थे, जो गलत हो गया। मैना हुआ था आंसर। तो मैना जो चिड़िया है वो झटके से गर्दन आगे पीछे करती है, और जो उल्लू होता है वो अपना गर्दन सिर्फ 360 डिग्री तक घुमा सकता है, लेकिन मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती रहती है और इसके बच्चे गुलाबी रंग के होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, झटके से चिड़िया गर्दन आएगा तो मैना होगी, 360 डिग्री आएगा तो उल्लू होगा। नेक्स्ट हमारा कल चिड़िया यानी कि इंडियन रोबिन। आइए अब इंडियन रोबिन के बारे में पढ़ते हैं। कल चिड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाकर रहती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जुड़े बाल, रुई आदि सब बिछा रहता है। जो कल चिड़िया होती है वो रोड के बगल में भी घोंसला बनाती है या पत्थरों के बीच भी अपना घोंसला बनाती है और पौधे के नाजुक टहनियों से अपना घोंसला बनाती है और छोटे कीड़ों मकोड़ों को खाती है। इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। देखिए दोस्तों, मैना चिड़िया का बच्चे गुलाबी रंग के थे और कल चिड़िया यानी कि इंडियन रोबिन का चोंच अंदर से लाल होता है। ये सभी छोटे छोटे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, तभी आप सीटेट में गलती नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा कौवा, क्रो। कौवे के घोंसले में लोहे की तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीजें भी होती है। यानी कौवा अपना घोंसला बनाता है, उसमें लोहे की तार, लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीजों से जोड़ के अपना घोंसला बनाता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। ये पेड़
क्वेश्चन पूछ सकता है, जो पेड़ की सबसे ऊंची डाले पे घोंसला कौन बनाता है, तो वो कौवा है, जो सब पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। कोई कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कोयल बहुत चालाक पंछी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। वो कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देती है और कौवा अपना अंडा समझ के पालता रहता है। जो कौवे होता है वो भी ब्लैक होता है, कोयल भी ब्लैक होती है, इन दोनों का अंडा मिलता जुलता रहता है। तो कोयल बहुत समझदारी से अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे की घोंसले में अपना अंडा देती है और चले जाती है। जब कौवा उसे अंडा को पालता रहता है, जब अंडा बड़ा होता है तो कोयल निकलती है और वह उड़ के चली जाती है, यानी कोयल कौवे के साथ धोखा हो जाता है। नेक्स्ट है गौरैया, स्पैरो। इसके बारे में पढ़ते हैं। गौरैया अलमारी के ऊपर या फिर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। यह हमारे घर में बनाती है, सब लगभग सभी लोगों के घर में इसका घोंसला होगा। जो अलमारी के ऊपर या फिर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है, मतलब घर के आसपास ही अपना घोंसला बनाती है, ज़्यादा दूर तक नहीं रहती है, घर के आसपास तक ही अपना घोंसला बनाती है। देख लीजिए चित्र के माध्यम से। अब कबूतर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाता है। देखिए दोस्तों, कबूतर देखे होंगे, जितना पुराना बिल्डिंग हो उसमें कबूतर का घोंसला आपको देखने को मिल जाएगा। अब एनसीईआरटी में कुछ पकाने की विधि दी गई है, जो भारतीय खानों को हम पका सकते हैं। तो एनसीईआरटी के द्वारा आप सिर्फ 4 तरीकों से ही खाना पका सकते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है पकाने के कई प्रकार के विधियाँ, जैसे कि तो 4 तरीका एनसीईआरटी में दिया गया है। फर्स्ट तरीका है भूनकर, सेकंड है उबालकर, तलकर, सेक कर। आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। भूनकर, जैसे में आप कबाब बनाते हैं, दूध उबालते हैं, तलकर मछली बनाते हैं, सेक कर रोटी बनाते हैं। तो एनसीईआरटी में ये 4 तरीका दिया गया है। अब उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। उद्योग का मतलब होता है उल्टा। गुजराती भाषा में उद्योग मतलब उल्टा होता है। तो आइए देखते हैं। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों को एक साथ मटके में भर के उसको सील बंद कर दिया जाता है। यानी सर्दी के दिन में ताज़ी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में भर के सील बंद कर दिया जाता है। कोयलों के अंगारों में मटके को उल्टा रख कर सब्जी को पकाया जाता है। देखिए दोस्तों, सर्दियों के दिन में मसालों के बीच सब्जियों को रख के एक मटके में भर के सील बंद कर दिया जाता है। उसे कोयले के अंगारे पे उल्टा रख के पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को उधियू कहते हैं। नेक्स्ट हमारा गुजराती भाषा में उधियू का मतलब उल्टा होता है, जो हम बताएं आपको। उधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है, साथ में मक्खन, दही और छाछ भी लिया जाता है। जो उधियू की सब्जियां होती है उसे मिट्टी के चूल्हे पर पकी बाजरे की रोटी और मक्खन, दही और छाछ से साथ खाया जाता है। अब लिंग हु फेन एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसके बारे में पढ़ना अनिवार्य है। लिंग हु फेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला एक पकवान है, जिसे हांगकांग में खाया जाता है। जो लिंग हु फेन है वो सांप के मांस से पकाया जाता है, जो हांगकांग में खाया जाता है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सीटेट एग्जाम में पूछ सकता है। जिस सांप के मांस कहाँ खाया जाता है, तो हांगकांग में खाया जाता है। आप यहाँ का मांस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ब्रेल लिपि। आइए, ब्रेल लिपि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। लुइस बेल फ्रांस के रहने वाले थे। देखिए दोस्तों, एक टॉपिक बन गया, क्वेश्चन बन जाएगा। लुइस बेल कहाँ के रहने वाले थे, तो लुइस बेल फ्रांस के रहने वाले थे। 3 साल की उम्र में वह अपने पिता के औजार से खेल रहे थे और खेलते हुए उनके एक साथ घटना घटी, जिनसे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जो लुइस बेल थे वो फ्रांस के थे, 3 साल की उम्र में अपने पिताजी का औजार के साथ खेल रहे थे, तभी उनकी आंखों की रोशनी चली गई। एक घटना हुई जिससे लुइस बेल पढ़ाई में बहुत रुचि रखते थे। वह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे थे। फिर उन्होंने एक तरीका निकाला जो बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। लुइस बेल पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन थे, अलग अलग तरीके सोचते रहते। फिर बाद में उन्होंने एक तरीका सोचा जिसे लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। एक मोटे कागज पे एक नुकीली चीज़ों को 6 बिंदुओं से उभारा जाता है। देखिए दोस्तों, पूछा जाता है जो लुइस बेल में कितने बिंदुआ होती है, तो 6 बिंदु। आप नोट रख कीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। फिर उभरे हुए बिंदुओं को उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यानी कि लुइस बेल में स्क्रिप्ट में 6 बिंदुओं को उभरे होते हैं, उन्हें टच करके पढ़ा जाता है। जो इसे अंधे लोग पढ़ते हैं
यह ब्रेल लिपि कहलाती है। स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आगे का वीडियो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आगे जो हमारा एनसीईआरटी कुछ टॉपिक छूटा होगा। आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम ईवीएस एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया होगा, उन सभी प्रश्नों करेंगे जिससे आपका डाउट भी क्लियर होगा। तो आज की वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। आगे की वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। आज के लिए धन्यवाद। थैंक्स।